का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और हम लाइन टू लाइन समझेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स बायोलॉजी है और एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start this. Now, in the preceding chapter, you come across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, and reproductions are performed by single cell. तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब चीज़ें देखेंगे हम लोग इसके बारे में। और इसमें यही बोला गया है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक ही सेल है और वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। लेकिन हमारे जो हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में आते हैं, हमारे में हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है। तो ये पहला डिफरेंस है जो कि दिया गया है इसमें। Now, in the complex body of multicellular animal, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है इन सब चीज़ों को काम करने के लिए। The body of simple organisms like Hydra is made up of different type of cells, and the number of the cell in each type can be in thousand. तो जैसे कि अब हाइड्रा का एग्जाम्पल लीजिए कि हाइड्रा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब एक तरीके के सेल से नहीं बनी हुई है, वो अलग अलग तरीके के सेल से बनी हुई है। और जो इसका सेल का नंबर है इट कैन बी 1000 इन नंबर। मतलब द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। और हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियन ऑफ सेल्स हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। तो ये सारे जो हैं हम लोग बेसिकली इसमें यही पढ़ेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे हो रही हैं। In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organism is called tissue. तो जैसे कि मल्टीसेलर एनिमल्स में आप देखते हैं कि जो एक मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होती हैं विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी नहीं है कि उनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो या ना हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंटरसेलुलर सब्सटेंस है तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप इंटरसेलुलर सब्सटेंस ही मार्क करके के आएंगे। तो वही है ग्रुप ऑफ सेल्स है अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन अगर परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। ऐसे ही टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Now you may be surprised to know that all the complex animal consist of only 4 basic type of tissues. जितने भी हमारे complex animals होते हैं हमारे में 4 तरीके के basic tissues होते हैं जो हमारी सारी systems को बनाते हैं। Now these tissues are organized in specific proportions and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. When two or more organs perform a common functions by their physical or chemical interaction, they together form organ system. तो अभी हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ाया, तो टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन जो होता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिल करके अगर एक काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नाउ ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा। Cells, tissue, organ and organ systems split up the work in the way that exhibit division of labor and contribute to the सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो यही है कि हमारे में जो है वो डिविजन ऑफ लेबर है, सेल में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन सिस्टम में हमारी जो बॉडी का काम है वो बटा हुआ है। एनिमल टिश्यू, अब हम लोग यहाँ से एनिमल टिश्यू एक एक बारी में जितने भी 4 तरीके के जो बेसिक टिश्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को 2x पे कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी पता है और आपको बस अगर रिवीजन करना है तो आप इसको 2x पे करके देख लीजिए, क्योंकि मेरा जो है एम यही है कि
आपको सारी चीज़ें एक मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में बताना, और ताकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में हो जाए, और फिर आप जब उसको एनसीईआरटी से पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो बस यही चीज़ है। एनिमल टिश्यू, the structure of the cell vary according to their functions, and therefore the tissues are different and are broadly classified into four types. Now देखो, अब जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हर एक सेल का जो होता है शेप अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फंक्शन कर रहा है। तो इसी हिसाब से जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो चार तरीके के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर होता है और न्यूरल होता है। एपिथेलियल, लेट अस रीड दिस एपिथेलियल टिश्यू। We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, plural epithelia। तो हम लोग यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम कह रहे हैं, या फिर इसका जो प्लूरल होता है वो एपिथेलिया होता है। अगर एक से ज़्यादा जो लेयर है हमारी तो वो एपिथेलिया कहलाएंगे। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसका जो फ्री सरफेस होता है वो या तो आपका बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली लाइनिंग बनाता है हमारे गट का, हमारे बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाता है। तो ये बेसिकली इसका जो फ्री सरफेस होता है या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, या फिर जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है जैसे कि हमारा स्किन, जो कि एक कंपाउंड एपिथेलियम है वो। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एंड दिस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनके जो सेल होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जगह नहीं होती इनमें, और अगर जगह होती भी है तो उसमें थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस रहेगा या फिर रहेगा भी नहीं, वो नेसेसरी नहीं है। With a very little intercellular space. Now, there are two type of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium। तो दो तरीके लेयर के बेसिस पे यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि लेयर के बेसिस पे दो तरीके की टिश्यूज़ होती हैं। मेनली हमारी जो है सिंपल एपिथेलियम होता है, और दूसरा है जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स। तो सिंपल एपिथेलियम जैसा इसका नाम ही है सिंपल, सिंपल से आप रिलेट कर सकते हो, सिंगल याद कर सकते हो। तो इसका सिंगल लेयर है सेल का, और ये फंक्शन करता है, इसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी करता है, डक्ट करता है, एंड ट्यूब करता है। तो बेसिकली याद करो एक लेयर है, तो ये जो हमारी है वो जितनी भी लाइनिंग का काम होता है हमारी बॉडी में वो है वो सिंपल एपिथेलियम करता है। Now the compound epithelium consists of two or more cell layers and has protective function as it does in our skin। और जो compound epithelium होता है उसके पास दो या दो से ज़्यादा सेल के लेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड हैज़ प्रोटेक्टिव, और इसका जो रहता है प्रोटेक्टिव फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई। Now, on the basis of the structural modification of the cell, simple epithelial is further divided into three types. These are squamous, cuboidal and columnar। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब ये जो हमारी इपिथेलियल सेल्स होती हैं स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हो गई हैं। स्ट्रक्चरली मॉडिफिकेशन का मतलब किसी एक काम को करने के लिए इनकी जो शेप है वो चेंज हो गई है, स्ट्रक्चर अब वो वही काम करेंगी, बस इसका मतलब यही है। और ये तीन तरीके की हमारी जो सिंपल एपिथेलियम है वो तीन तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। स्क्वाइमस होता है, क्यूबॉइडल होता है और कॉलुमिनर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में तुम्हारा डायग्राम भी दिया हुआ है। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम हो गया। स्क्वाइमस एपिथेलियम जो होता है बेसिकली पेमेंट, इसको स्क्वाइमस एपिथेलियम को पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये चपटे होते हैं, टाइल्स के जैसे टाइल लाइक अपीयरेंस देते हैं, तो इसीलिए इनको पेमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। और क्यूबॉइडल में आपका क्यूब शेप के होते हैं एपिथेलियम, और सेंटर में उनका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और कॉलुमिनर में आपका ओवल शेप के न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बॉटम पे होते हैं या फिर बेस पे होते हैं आपके। और ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, मतलब लंबे सेल्स होते हैं।
The squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. तो यहाँ पे जो मैंने जैसा बताया कि जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो एक ही लेयर, क्योंकि ये सब सिंपल एपिथेल मतलब ये सब सिंपल एपिथेलियम के ही मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये जितने भी हैं तीनों तरीके के जो हमारे मॉडिफिकेशन है, स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमिनर हो गया, ये सब सिंगल लेयर से ही बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वामस होती है ये फ्लैटेन सेल्स होती है और इनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। दे आर, मैंने बोला भी है कि चपटे सेल्स होते हैं इनके। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एयर सैक ऑफ द लंग एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक द फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, अब यहाँ पे आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्क्वामस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है। तो ये जो होता है ये वॉल ऑफ द ब्लड वेसल में पाया जाता है, जो कि हमारा एंडोथेलियम होता है। और दूसरा जो होता है ये एयर सैक बनाता है, जो हमारी लंग्स की जो एल्वेलाई होती हैं उनका एयर सैक बनाता है, जो अंदर की लाइनिंग होती है वो बनाता है, and are involved in the functions like forming a diffusion boundary। तो ये बेसिकली जो होते हैं डिफ्यूजन में काम करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। आपका एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, तो ये उसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। पहला जो है वो वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गया और दूसरा जो है वो एयर सैक ऑफ द लंग्स हो गया। मूविंग ऑन, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज composed of single layer of cube like cells and this is commonly found in the duct of the glands and the tubular part of the nephron in the kidney and its main function are secretion and absorption। तो जैसे इसका नाम ही है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, लेकिन ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं और ये कॉमनली जो होते हैं ये हमारे डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स मतलब जो ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, एंड जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का किडनी में वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इनका मेन फंक्शन जो होता है सिक्रीशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इससे तुम याद कर सकते हो कि जैसे डक्ट ऑफ द ग्लैंड जो होता है वो हमारा कौन सा एब्जॉर्प्शन का काम करता है या फिर सिक्रीशन का भी काम करता है, और जो ट्यूबुलर पार्ट हो गया जैसे कि किडनी में वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। तो इससे तुम याद कर सकते हो। तो इसके भी दो एग्जांपल्स हो गए कि बॉर्डल एपिथेलियम के ये डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स में पाया जाता है और दूसरा जो होता है ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स में पाया जाता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। और यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन आता है कि तो इनका एक और मॉडिफिकेशन आता है कि इनके जो फ्री सरफेसेस होंगे या तो इनके पे सीलिया होगा या तो वो माइक्रोविलाई होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। अब देखो सीलिया का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक चीज़ें ले जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका ओवा हो गया जो आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, जो ओवेरियन वॉल्स होते हैं वो इसी से ही क्या होते हैं लाइंड होते हैं। और अगर आप माइक्रोविलाई की बात करो तो वो म्यूकस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आया कि माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं और किडनी और सीलिया कहाँ होते हैं। और ये बेसिकली जो होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। माइक्रोविलाई आपकी वहीं पे पाई जाएगी जहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोविलाई जो होती हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे द कॉलमिनर एपिथेलियम इज composed ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो जो कॉलमिनर एपिथेलियम है आपका वो सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल से बना हुआ है एंड द न्यूक्लिया लोकेटेड एट द बेस। तो इनकी जो सेल होती हैं वो टॉल और स्लेंडर होती हैं और इनकी न्यूक्लियस जो होती है वो बेस पे होती है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, और अब इनकी जो फ्री सरफेस होती है इनके पास माइक्रोविलाई हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। They are found into the lining of the stomach and the intestine and help in the secretion and absorption। अब देखो अब इसका एग्जाम्पल कहाँ है, क्या है इसका एग्जाम्पल जो है लाइनिंग ऑफ द स्टमक में पाया जाता है और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कौन, क्यूबॉइडल वाला नहीं कॉलमिनर वाला, सॉरी कॉलमिनर वाला जो होता है तुम्हारा कहाँ पे पाया जाएगा, लाइनिंग ऑफ द स्टमक करता है और इंटेस्टाइन करता है, और इसका भी वही काम है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है। Now, if the columnar or the cuboidal
cells bear cilia on the free surface, they are called as ciliated epithelium। तो वही है कि जो फ्री सरफेस होते हैं उनके ऊपर माइक्रोविलाई होता है या फिर सीलिया होता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकते हैं। और अगर सीलिया है दोनों पे, दैट इज क्यूबॉइडल और कॉलमिनर पे अगर सीलिया है तो इनको हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। Their function is to move the particle or mucus in a specific direction over the epithelium। जैसे कि मैंने बताया कि जो है पार्टिकल्स को मूव करना है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। They are mainly present in the inner surface of the hollow organs like the bronchioles and the fallopian tube। तो ये बेसिकली जहाँ पे भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि जो हमारे ब्रोंक्योल्स में पाए जाते हैं, जो इनर सरफेस होता है ब्रोंक्योल्स, वहाँ पे पाए जाएंगे। या फिर जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे ओवा को ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो वहाँ पे आपका ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई। तो होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो आगे बढ़ते हुए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called as glandular epithelium। अब देखो कि कुछ जो होते हैं कॉलमिनर या फिर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। और स्पेशलाइज होके क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, सिक्रीशन करेंगे और जो सिक्रीशन करेगा उसका नाम हम लोगों ने ग्लैंडुलर एपिथेलियम कर दिया है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाएंगे। नाउ देयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स दैट इज ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। देखो अब यहाँ पे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेलर हो सकते हैं। यूनिसेलर का एग्जांपल इसमें ग्लोबुलेट सेल दिया है, मतलब गॉबलेट सेल दिया है जो कि हमारे एलिमेंट्री कनाल में पाया जाता है। और दूसरा जो है वो मल्टी सेलुलर है, जो एग्जांपल इसका है सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। On the basis of the mode of the pouring of the secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine। और अब क्या होता है कि किस तरीके से वो पोर कर रहे हैं अपना सिक्रीशन, दैट इज विथ डक्ट और विदाउट डक्ट, तो उसके ऑन द बेसिस सिक्रीशन पे तो ये जो एपिथेलियल है ये फर्दर क्लासिफाइड है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम फर्दर क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज टू द डक्ट और द ट्यूब। तो एक बात याद रखना, एक्सोक्राइन जो होता है वो आपका डक्ट से ब्लड में चीज़ें रिलीज करता है। इसका मतलब विद द डक्ट, मतलब ब्लड में नहीं, डक्ट से वो सारी चीज़ें को रिलीज करेगा। जैसे कि आपका ईयर वैक्स हो गया, और हमारा जो इसमें एग्जाम्पल है जो आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब मेमोराइज कर लेना। म्यूकस है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सारी। वैसे अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आप जब वो PYQ करते हो तो आपको आ जाएगा ये ऑप्शंस, मतलब याद रहते हैं क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। These products are released through the ducts or the tube. Now, in contrast, endocrine gland do not have duct। तो जो endocrine glands होते हैं उनके पास duct नहीं होते हैं, वो ductless होते हैं। And the product called hormone are secreted directly into the fluid bathing the gland। अब क्या होता है कि इनके जो जितने भी जो सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करते हैं इनको हम लोग हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन का इनके जो सिक्रीशन होते हैं इनको हम लोग हार्मोन कहते हैं। और ये डायरेक्टली जो होते हैं ये ब्लड में अपना सिक्रीशन निकालते हैं। या फिर जो ग्लैंड होता है वो मतलब डायरेक्टली उसमें इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, मतलब आपका वो फ्लूइड, ऑफ कोर्स हमारे में जो फ्लूइड है वो ब्लड है, तो ये बेसिकली हमारे में ब्लड में ही डायरेक्टली पोर कर देते हैं और फिर वो ब्लड से टारगेट मतलब में जाता है और काम करता है हार्मोन जो भी रिलीज हुआ है। काम नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, दैट इज मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दूसरा भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लेट्स
उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। एपिथेलियल हम लोगों ने पढ़ा है और एपिथेलियल में आपने दो तरीके के सेल्स देखे हैं, मतलब दो तरीके के टिश्यूज़ देखे हैं। नहीं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपने क्या देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल जो है आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला सिंपल एपिथेलियम होता है और दूसरा जो होता है वो कंपाउंड एपिथेलियम होता है। जो सिंपल एपिथेलियम होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन एज अ लाइनिंग। अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी जो मैं एडिशनली ऐड कर रही हूँ उसमें, वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी आपका ही एपिथेलियल टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन होता है। अब इसका नाम सूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए क्योंकि फॉल्स अपीयरेंस देता है लेयर्स का, ठीक है। ये सिंगल लेयर ही होता है लेकिन ऐसा दिखाएगा कि इसमें के मल्टी लेयर्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं, मतलब इसलिए वो लगते हैं क्योंकि एक छोटा सेल रहेगा, एक बड़ा सेल रहेगा, एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। तो जब आप दूर से देखते हो तो आपको एक ऐसा वो विज़न आता है कि क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो मल्टी लेयर्ड हैं। तो इसका जो है इसमें वही है, आपको मैं रीड कर दे रही हूँ। मैं आपको इसका एक कट एंड पेस्ट आउट जो है यहाँ पे मैं लगा दूँगी स्क्रीन पे, आप पढ़ लेना। और अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आपको लगे कि आपको नोट्स में ऐड करने हैं तो आप नोट्स में आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो। वैसे अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो ये सारे मॉड्यूल्स में दिया रहता है, पर ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो लेट्स रीड दिस। तो यहाँ पे इसमें यही है कि सिंगल लेयर ऑफ इरेगुलरली शेप्ड कॉलमनर सेल्स होते हैं टचेस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल लेयर के सेल्स होंगे, ठीक है। इरेगुलर शेप के सेल्स होंगे जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करते हैं। इरेगुलर मतलब एक छोटा एक बड़ा रहेगा, मतलब किसी भी शेप के हो सकते हैं। टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज़ लॉन्ग सेल्स होते हैं, शॉर्ट सेल्स होते हैं। बेसिकली दो ही होते हैं, एक लंबे होते हैं, एक छोटे होते हैं। द लॉन्ग सेल्स हैव ओवल और एलोंगेटेड न्यूक्लियाई, हाउएवर शॉर्ट सेल्स हैव राउंडेड न्यूक्लियाई। तो जो लॉन्ग सेल्स होते हैं क्योंकि लंबे होते हैं तो उनके बेस पे क्या होता है कि ओवल न्यूक्लियाई होते हैं उनके बेस पे, और जो शॉर्ट सेल्स होते हैं उनके पास राउंडेड न्यूक्लियस होता है। ऑल्दो एपिथेलियम इज़ वन सेल थिक, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो एक ही लेयर का है, बस फ़र्क ये है कि कुछ सेल्स लंबे हैं, कुछ सेल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बट इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्ट्राइएटेड एपिथेलियम। स्ट्राइएटेड एपिथेलियम का मतलब होता है कि मल्टी लेयर आपका दिखा रहा है कि वो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। स्ट्राइएटेड मैंने बोल दिया, सॉरी, स्ट्राइएटेड नहीं है, स्ट्रेटिफाइड। इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब मल्टी लेयर का वो बता रहा है। एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड ए सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसीलिए हम लोग इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। टिश्यूज़ से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शंस ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इनका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। अब अगर आप फर्दर कनेक्टिव जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर डिवाइडेड है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो तीन तरीके के सब डिविजन्स में ये डिवाइडेड है, जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या होता है, जो फर्दर वो दो और पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आता है आपका एरियोलर टिश्यूज़ आते हैं और दूसरा जो है आपका एडिपोज टिश्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आपका टेंडन होता है और लिगामेंट होता है, और जो लूज मतलब जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, उसमें आता है आपका कार्टिलेज, बोन और ब्लड आते हैं। तो ये तीन आपके बेसिक वो क्लासिफिकेशंस हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो इनको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सो
तो यहाँ पे वही लिखा है कि इट इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड द ब्लड। तो ये सारे जो होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के ही ये क्या होता है फॉर्म्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के ये फॉर्म्स हैं। कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया और ब्लड हो गया। एडिपोज तो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। नाउ इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड एज कोलाजन और इलास्टिन। अब देखो एक चीज़ जो होती है जो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मैट्रिक्स है और क्या है फाइबर्स हैं जो कि स्पेशल सेल्स जो होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होता है यहाँ पे जो सिक्रीट करता है फाइबर्स। और फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने रहते हैं जो कि कोलाजन होता है और इलास्टिन होता है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज़। और ये जो होते हैं ये फाइबर्स का काम क्या है कि टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। These cell also secrete modified polysaccharide which accumulate between the cell and fibers and act as matrix। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये जो सेल्स होती हैं सिर्फ फाइबर्स ही नहीं बनाती हैं बल्कि कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स भी सिक्रीट करती हैं जो कि आपका मैट्रिक्स भी बनाती हैं। मैट्रिक्स जो कि हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस का कहने का मतलब आप एक तरीके से साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के जैसे, साइटोप्लाज्म नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म के जैसे आप समझ सकते हो उसको। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो तीन तरीके का होता है, लूज़ होता है, डेंस होता है और स्पेशलाइज्ड होता है। सो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है एरियोलर आता है और एडिपोज आता है। तो अगर आप देखेंगे कि एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मतलब जो जो सेल जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो सेल जो फाइबर सिक्रीट करते हैं उनका नाम फाइब्रोब्लास्ट होता है। मतलब समझ में आया कि एरियोलर टिश्यूज़ में इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। ठीक है। तो और दूसरा इसका ये है कि ये जो है इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। कि ये क्या करता है, एपिथेलियम मतलब ये हमारी स्किन के नीचे ही होता है और ये एपिथेलियम का क्या करता है एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ये हमारी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। तो ये आपका एरियोलर टिश्यूज़ का हो गया, यही आगे लिखा भी रहेगा कि फॉर एग्जांपल द एरियोलर टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो आपको याद रखना है कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है जो कि हमारे स्किन के नीचे present day. Often it serves as a support framework for the epithelium. It contains fibroblast cells, a fibroblast cell that produce and secrete fibers। मतलब ये फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आपका सेल का नाम है जो कि सिक्रीट करता है आपका फाइबर्स। माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, इसके अलावा इसमें क्या होता है मैक्रोफेजेस भी होते हैं और मास्ट सेल्स भी होते हैं। Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin। अब आपका adipose tissue जो होता है वो दूसरा टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी स्किन के ही नीचे प्रेजेंट होता है। एंड द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। लेकिन यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो फैट आपका स्टोर करते हैं। जो एक्सेस हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे क्या होता है इसमें एडिपोज टिश्यू में क्या होता है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे भी लिखा होगा कि द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आपका अगर लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ लिया, देखो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही इसलिए लूज़ है क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो बहुत लूजली अरेंज्ड हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, वो बहुत लूजली अरेंज्ड हैं इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है हर चीज़ का। फाइबर्स और आपका फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इसीलिए इसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू में
फर्दर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आगे जब हम आपको बताएंगे तो इसमें पता चलेगा कि डेंस रेगुलर होता है और डेंस इरेगुलर होता है। मतलब फाइबर्स तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, लेकिन वो रेगुलर फैशन में अरेंज है या फिर इरेगुलर फैशन में अरेंज्ड है। सो ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर शो अ रेगुलर और irregular pattern and are called as dense regular and dense irregular tissues. In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो रोज़ में अरेंज्ड होते हैं बिटवीन मेरी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। मतलब ये आराम से आप रोज़ में अरेंज्ड होते हैं, वो आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल bundles of fibers. Tendons which attach a skeletal muscle to the bone and the ligament which attach one bone to the another are the example of this tissue. So जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका एग्जाम्पल है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो होता है आपका मतलब हाँ, जो टेंडन होता है, एक मिनट, वेट अ मिनट, और लिगामेंट होते हैं टेंडन जो आपका बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट जो होते हैं जो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड many fibers, mostly collagen, that are orientated differently and this type of tissue is present in the skin. अगर आपका irregular बात करोगे, जो रेगुलर वाला हो गया वो तो आपका टेंडन्स और लिगामेंट में पाया जाता है, लेकिन आपका जो इरेगुलर वाला होता है वो आपका किस में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। ठीक है। तो जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो मतलब डेंस अरेंज होते हैं, लेकिन वो इरेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। ठीक है। उनका ओरिएंटेशन अलग होता है और वो हमारे स्किन में पाए जाते हैं। कार्टिलेज, अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसमें कार्टिलेज आता है, बोन आता है और ब्लड आता है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो कार्टिलेज में तो bones have hard and non-pliable ground substance rich in calcium, salt and collagen fiber which give bone its strength. तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे कि बोन जो होता है वो हार्ड होता है और नॉन प्लाएबल होता है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है। और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो कैल्शियम सॉल्ट का बना रहता है एंड कोलाजन फाइबर का बना रहता है। ठीक है। तो वो कैल्शियम सॉल्ट का बना रहता है ना, जो कि बोन को जो है वो उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अब ये जो होता है मेन टिश्यू होता है, जो हमारा मेन स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। बोथ सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टेड टिश्यूज एंड द ऑर्गन। तो बोन का काम है, पहला तो ये है कि वो हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है वो क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमारे सॉफ्टेड टिश्यूज़ हैं या फिर ऑर्गन्स हैं उनके लिए वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तीसरा जो है movement में भी। So bone support and protect the soft tissues and the organ. The bone cells osteocytes are present in the space called as lacuna। और यहाँ पे जो bone के सेल होते हैं ये भी ये कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोसाइट जो कि एक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग लेक्यूना कहते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शंस। जो कि हमारी लिम्ब बोन्स होते हैं, मतलब जो लॉन्ग बोन्स, यहाँ पे जो लॉन्ग बोन्स की बात की गई है वो फीमर की बात की गई है, कि जो फीमर है हमारा वो क्या करता है कि वो हमारी बॉडी को वेट को सहता है। ठीक है। वो वेट बेयरिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, और ये मूवमेंट भी कराता है विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटल मसल्स। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज़ द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल। और हम लोगों को पता है कि जो बोन मैरो होता है वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है, दैट इज हेमाटोपोइसिस भी होता है।
हेमाटोपोइसिस का मतलब जो होता है कि वहाँ पे हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं। अब हम लोग यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, तो बेसिकली ब्लड के बारे में तो आप अपना ब्लड एंड सर्कुलेशन में ही पढ़ोगे, जो कि हमारे फिजियोलॉजी चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में दिया है, थोड़ा सा पार्ट इसका है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट. It is the main circulating fluid that help in the transport of the various substances, and you will learn more about this in chapter 17 and 18. तो वही चीज़ मैंने आपको बोला कि जो ब्लड होता है, एक तो जो हमारा ब्लड है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से भी वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा प्लाज्मा होता है और दूसरा जो होता है हमारा सेलुलर जो पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। तो जिसमें आपका आ जाता है रेड ब्लड सेल आता है, वाइट ब्लड सेल आता है और प्लेटलेट आता है, ठीक है। और ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मतलब ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का। दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो लिम्फ है, जहाँ पे हमारे ब्लड नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे लिम्फ होते हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो गया, या फिर गैसेस के एक्सचेंज के लिए, आयंस के एक्सचेंज के लिए वहाँ पे लिम्फ पाए जाते हैं। अब हम लोग दूसरे अपने टिश्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है हमारा टिश्यू शुरू कर रहे हैं। सो ईच मसल इज़, यहाँ पे हम लोग अपना मसल टिश्यू शुरू कर रहे हैं, और हर एक मसल जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल फैशन। तो पैरेलल रो में ये अरेंज होता है, पैरेलल फैशन में अरेंज्ड होता है ये, और ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं ये फाइन फिब्रिल्स के बने होते हैं, मतलब पतले पतले धागे, जैसे धागे नहीं होते हैं हमारे रेशे, तो उस जैसे ये दिखते हैं, जैसे इस, और इन सब वो जो फिब्रिल्स होते हैं जो फाइबर्स को बनाते हैं, इनको हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल fibers contract, that is shorten in response to stimulus, then relax, that is lengthen, and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. तो देखो मसल का तो दो ही काम है, देखो जब उसको स्टिमुलस मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब वो अपना मतलब जब स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा तो वो अपनी नॉर्मल शेप जो था उसका, वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। Now their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various part of the body. अब देखो जो मसल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू जो होता है, इसी के एक्शन से हम अपनी बॉडी को है मूव कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस हमने जो स्केलेटल पढ़ा उसके साथ मूवमेंट को ला सकते हैं, ठीक है। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप, स्केलेटल होते हैं, स्मूथ होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डिवाइडेड है कि कहाँ कहाँ ये जगह, जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा इनका काम भी है। पहला है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है, सो स्केलेटल मसल या फिर टिश्यू बोलो, स्केलेटल मसल टिश्यू इज़ क्लोजली composed, is closely attached to the skeletal bones. तो ये जो हमारा जो है, जैसा नाम है skeletal muscle tissues, तो ये हमारे जो होते हैं ये जो skeletal bones होते हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनसे ये जुड़े रहते हैं। In a typical muscle such as biceps हो गया, striated या फिर striped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स में क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड का मतलब होता है धारियाँ बनी रहती हैं, आपकी इनमें धारियाँ दिखेंगी, ठीक है। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है इनका, और वो पैरेलल फंक्शन में फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। अब यही जो होते हैं कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि फाइबर्स जो होते हैं वो फाइन फिब्रिल से बने रहते हैं, जिनको मायोफिब्रिल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं कि यही जो सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे सेवरल फाइबर्स जो होते हैं, ये एक दूसरे से एक टफ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, इनक्लोज्ड रहते हैं। हमारे देखो यहाँ पे सारे दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं आपका। पहला जो है वो स्केलेटल है, मतलब स्केलेटल स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएटेड का मतलब आपकी धारियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी धारियाँ नहीं है। और आपका कार्डियक मसल टिश्यू में
फेंटली स्ट्राइएशंस होते हैं, मतलब स्ट्राइएशन धारियाँ होती हैं, लेकिन वो बहुत ही वो मतलब बहुत कम होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द हमारा स्केलेटल मसल हो गया, मतलब वो अच्छे से दिखेंगी नहीं, लेकिन हाँ, होती हैं वो। तो यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं फर्दर। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर्स एट बोथ एंड, तो ये फ्यूजी फॉर्म होते हैं कि मतलब दोनों एंड से क्या होते हैं, ये चपटे होते हैं, एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, तो इसीलिए इसका नाम स्मूथ है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं देखने को हम लोगों को मिलता है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath, और just जो सेल जंक्शंस जो होते हैं इन दोनों को क्या करते हैं, साथ में रखते हैं, जो सेल्स होते हैं उनको सेल जंक्शन साथ में रखते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस, एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ, और ये सारे जो सेल हैं ये एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू सीथ में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं या फिर एनक्लोज्ड होते हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल, स्टमक हो गया एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यूज, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे एंडोथेलियम में भी पाए जाते हैं, जो इनर वॉल्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के, मतलब इंटरनल वॉल्स हो गया, हमारे स्टमक में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे जो है हमारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज their functions cannot be directly controlled, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, क्योंकि इनके फंक्शंस को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी यूजली are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscle, तो यहाँ पे है कि आपको इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स थे वो वॉलेंट्री थे, मतलब अपनी इच्छा से आप उसको क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, मतलब उसकी मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कार्डियक मसल के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बस बाय थिंकिंग या फिर ब्रेन को इशारा करके आप नहीं कर सकते हो, तो वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। अब कार्डियक मसल टिश्यू होता है, कार्डियक मसल टिश्यू इज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो देखो यहाँ पे जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल टिश्यू है, ये जो है वो हमारे हार्ट में ही पाए जाते हैं, जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है उसी में ही ये सिर्फ पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड, यहाँ पे जो होता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, आप इसको बेटर समझोगे जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे, तब वो ये चीज़ें जो ये तीनों हमारी जो टिश्यूज़ हैं, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन है मस्कुलर टिश्यूज़ की, ये वहाँ पे आप बेटर समझोगे, क्योंकि वहाँ पे ये अच्छे तरीके से इलेबोरेट वे में समझाया गया है। फिर भी मैं यहाँ के लिए आपको बता दे रही हूँ, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये कम्युनिकेशन जंक्शन होता है, और कम्युनिकेशन जंक्शन जो होता है, जैसे हर तरीके के आप जंक्शन आप पढ़े थे, आपने टाइट जंक्शन पढ़ा, आपने एडहरिंग जंक्शन पढ़ा, आपने क्या जंक्शन पढ़ा, तो यहाँ पे जो जंक्शन प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं ये कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे मान लो दो फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, ये एक दूसरे से अगर फ्यूज, जहाँ पे भी वो फ्यूज़ होंगे वहाँ पे इंटरकैलेटेड जंक्शन से ही वो फ्यूज होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन जंक्शन होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे वो फ्यूज़ होंगे और उसी से ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो that is when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract, ठीक है, क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो अगर एक सेल रिसीव करेगा तो फर्दर स्टिमुलेशन पास होगा, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका जैसे जैसे स्टिमुलेशन जो है पीछे वाला रिलैक्स होगा, आगे वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड थ्रू आउट द लेंथ जितना भी आपका बड़ा फाइबर है उसमें पूरे में ये क्या होगा, ये जो स्टिमुलेशन है ये पास होता रहेगा। जो चौथा हमारा टिश्यू है वो है न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरल टिश्यू पढ़ लेते हैं। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body responsiveness to changing condition,
ठीक है, अब हमारा जो न्यूरल टिश्यू होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरल टिश्यू ही जो होता है वो हम लोग अपने जो हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। नाउ न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम्स आर एक्साइटेबल सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूनिट होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, वो क्या होते हैं कि ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक्साइटेबल सेल्स होते हैं कि अगर आप इनको स्टिमुलस दोगे तो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, इससे मतलब ये ऑलरेडी पोलराइज्ड होते हैं। The neural glial cells which constitute the rest of the neural tissue protect and support the neuron। यहाँ पे जो न्यूरल ग्लियल सेल, अब देखो आपको यहाँ पे ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है कि ये देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है कि ये जो है इसमें आपका एक्सॉन है, ठीक है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है आपका, और न्यूरोग्लिया है। ठीक है, न्यूरोग्लिया जो है आपका वो डेंड्राइट्स के मतलब आपका सेल डेंड्राइट्स में हाँ, सेल बॉडी में तो होता ही होता है, आपका डेंड्राइट्स में भी होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका फिर से आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में दिया हुआ है उसमें आप पढ़ोगे। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि द न्यूरल ग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा न्यूरॉन तो हैं ही हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारे नर्वस टिश्यूज़ के। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो सेल कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो है न्यूरल ग्लियल सेल, जो कि क्या करते हैं, न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं एंड सपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। मतलब 1/2 से भी ज़्यादा हैं ये हमारी जो न्यूरल ग्लियल सेल्स हैं। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। तो वही बोल रहा है कि जब आप आप एक्सॉन का मतलब जब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं आपका स्टिमुलस, तो वो सेल बॉडी में आता है। सेल बॉडी जो होता है वो एक्सॉन तक ट्रांसफ़र करता है, फिर एक्सॉन से आपका टर्मिनल तक चला जाता है। ठीक है, और फिर जो टर्मिनल पे जो नोड्स होते हैं वहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आप जो सिनेप्टिक नर्व्स होते हैं वहाँ पे आप पढ़ोगे कि जो न्यूरल ग्लियल सेल्स होते हैं वो उधर से विद द हेल्प ऑफ वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो स्टिमुलस जो होता है वो एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें भी वही लिखा है, देखो, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलस और इनहिबिशन। मतलब वो स्टिमुलस भी कॉज करता है और इनहिबिशन, मतलब वो सेल पे डिपेंड करता है कि वो जो स्टिमुलस किस तरीके का है, कि वो क्या कर रहा है, स्टिमुलस कॉज कर रहा है, मतलब आपका जो स्टिमुलस रिसीव हुआ है वो स्टिमुलस कॉज कर रहा है या फिर इनहिबिशन कॉज कर रहा है। ठीक है, ऑफ द न्यूरॉन एंड द अदर सेल्स। ठीक है, तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो हमारा कॉकरोच और फ्रॉग वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसी को सुनिए, प्रिपेयर करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर दूँगी। मेरे पास PYQ भी हैं इस चैप्टर के, तो आप उस PYQ को करिए, अपने आप को एनालाइज़ करिए। ठीक है, और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हो रहे हैं या फिर रॉन्ग हो रहे हैं। देखो, एक चीज़ तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है, अब आपने सुन लिया इस चीज़ को, अब आप जाके अपनी NCERT खोलो और लाइन बाय लाइन उन चीज़ों को पढ़ो, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। और फिर आप वो चीज़ जो है फिर क्वेश्चन PYQ लेकर के बैठो, फिर PYQ सॉल्व करो। ठीक है, और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उनको फिर एनालाइज़ करो, उनको देखो और उनको अपने नोट्स में शामिल करो, या फिर जो PYQ है उसको सर्कल लगा लेना वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट आएगा जो कि हमारा कॉकरोच वाला और हमारा
जो फ्रॉग वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड आप पढ़ते रहो।